मेरे पास अगर डॉलर की प्राइस 221 रुपये हो गई है तो मेरे पास पीछे जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा हो रहा है। आईटी इंडस्ट्री में देयर इज़ नो रॉ मटेरियल। तो आई हैव वर्कड इन 5 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। 50% HR इज़ ऑलमोस्ट द सेम। सो वन डे आई वॉज मीटिंग ए कैंडिडेट फ्रॉम एन MNC। आई आस्क्ड हिम व्हाई डू यू वांट टू स्विच। उसने कहा स्टेबिलिटी। MNCs डज नॉट हैव अ हैबिट टू स्पेयर। और वो क्यों नहीं होती? बहुत बड़ा गेट टुगेदर कराने के बाद ही लोग निकल के कह रहे थे यार खाना मजे का नहीं। आई नो एन ऑर्गेनाइजेशन that spend millions of rupees on their annual day, but वो इंक्रीमेंट नहीं देंगे। So जिनकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं that are scarce, not readily available in the market, or if they are, they have जिनके पास वो skills available हैं, it has taken certain time to develop. For example, मुदस्सिर जिस तरह यहाँ पे हमारे पास, so he belongs to an ERP department, ERP, IT development. IT के अंदर we have seen across, so there was a debate in our in an HR forum. Many of the people are asking कि जो current inflation चल रही है, are the companies giving any inflation adjustment? So the answer is no. बहुत सारी companies, 99.9% companies are giving no adjustment. Very few, there are very few जो कि एक lower level पे जाके जहाँ पे salary probably 30,000 से 100,000 के दरमियान है, वहाँ पे वो कुछ एडजस्टमेंट दे रही हैं इन्फ्लेशन के तौर पे, वो फिक्स अलाउंसेस ऐड कर रही हैं। दैट आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर आज आप लिंक्डइन खोल लें, सो यू विल कम अक्रॉस मेजॉरिटी ऑफ IT कंपनीज, दोज आर गिविंग इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स। रीज़न नंबर 1, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द मार्केट इज स्कार्स। नंबर 2, IT इंडस्ट्री प्रोबेबली इज़ वन ऑफ द फ्यू इंडस्ट्रीज जो कि डायरेक्ट बाहर से फॉरेन रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है। सो जो वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उस रेवेन्यू को उनके लिए यहाँ पे रेप्लिकेट करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टॉक अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इफ़ आई टॉक अबाउट एनी अदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मेरे पास अगर डॉलर की प्राइस 221 रुपये हो गई है तो मेरे पास पीछे जो रॉ मटीरियल है वो भी महंगा हो रहा है। IT इंडस्ट्री में देयर इज़ नो रॉ मटीरियल। सो वहाँ पे टैलेंट है, वहाँ पे मैं हूँ जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, ERP बना सकता है, एक लैंग्वेज को लिख सकता है। आई एम द रॉ मटेरियल। सो दैट रॉ मटेरियल, उसकी बेसिक सप्लाई चेन, उसकी बेसिक प्रोसेसिंग, उसकी बेसिक इनपुट कॉस्ट चेंज नहीं हुई। हाँ, उसकी फिक्स कॉस्ट, एक सॉफ्टवेयर हाउस जो खड़ा हुआ है उसकी फिक्स कॉस्ट तो लग चुकी हुई है, दैट इज़ नाउ रिकवरिंग आउट ऑफ दैट फिक्स कॉस्ट। तो वहाँ पे आपके पास इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल सो एवरी मॉडल हैज़ अ डिफरेंट इम्प्लीकेशन इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम या चैलेंज। अब ये भी नहीं आप कह सकते कि आप आज 100% रेज दे दें, कल को पता चलेगा कि आपने 100% रेज दे दिया तो फिर डाउन द लाइन 6 महीने आप कहेंगे ये रिसोर्स अब महंगा हो गया, इसको निकाल के सस्ता वाला रिसोर्स ले लो। This is also not a wise decision. So unless until you all understand the complete problem statement, problem क्या है, and always remember as an HR, we should be going with 3 to 4 multiple options. हम सिर्फ एक ऑप्शन पे नहीं जा सकते कि ओके फाइन हम 50% रेज दे देते हैं। वी शुड लिंक कि अगर हम 50% दे देते हैं तो क्या होगा, क्या तब। सो फॉर एग्जाम्पल, in a certain time it was considered कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को एक इंडस्ट्री से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करने से पहले अगर आप उसको व्हीकल अलाउट कर देते हैं, उसको 4 साल की रिटेंशन पे आ जाते हैं, तो एम्प्लॉय कंपनी नहीं छोड़ता। वाई? बिकॉज एन एम्प्लॉय विल रादर वेट कि मेरी वो गाड़ी मैच्योर हो जाए, मैं फिर उसको लेके जाऊँ यहाँ से। बट मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि जिस कंपनी से आपको ऑफर आती है वो कहते हैं कि हम आपको गाड़ी दे रहे हैं। सो दैट रिटेंशन प्लान डज नॉट वर्क टू द मेजॉरिटी। देर आर स्टिल पीपल हु हैव अ डिफरेंट प्रायोरिटी। बट आज से 5 साल पहले व्हीकल वॉज अ रिटेंशन प्लान, आज व्हीकल हैज़ बीन मोनेटाइज्ड। सो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज इन मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, फिक्स्ड कॉस्ट लाइबिलिटी, कंपनीज ने उसको मोनेटाइज कर दिया है। सो समथिंग दैट वाज ट्रू इन 2017 proposed by the HR वर्किंग फाइन 2022 में, इट डज़ नॉट स्टैंड ट्रू। आप सब एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप मुझे बताएं जब आप जॉब स्विच करते हैं, सो
आपके लिए टोटल कैश इंपॉर्टेंट होता है या वो बेनिफिट जो साल लिंक होता है? वी टेक हम टोटल कैश कितना लेके जा रहे हैं. सो एवरी सोल्यूशन चेंजेस विद द इंडस्ट्री एंड द प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है. ठीक है जी. थोड़ा सा ये कि आपने बताया कि आपका लाइक फार्मास्यूटिकल पे आपने काम किया, आपने इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया, तो उसका एचआर आपको कैसे डिफरेंट लगा? मतलब आपको मुझे लगा कि वो उसकी वर्किंग डिफरेंट थी, उसके ऑपरेशंस डिफरेंट थे, या वहाँ पे जो हायरिंग प्रोसीजर वो तो इतने जो कल्चर होता है वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, दैट्स वेरी कॉमन, ये तो एक जनरल सी बात है. लेकिन आपने एचआर को किस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज में देखा? आप अपना एक्सपीरियंस मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी. सर मैं ऐड करना चाहूँगी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट जो आप सके सिंपली या इजी. लाइक फार्मास्यूटिकल का ईजी तो खैर कोई भी नहीं था, सिंप्लीफाइड तो कोई भी नहीं होता. दैट अगेन कम्स टू हाउ गुड यू अंडरस्टैंड और हैव अ ग्रिप ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और द सिस्टम स्ट्रक्चर. सो जनरली स्पीकिंग with regards to HR, it is a general understanding कि HR can, so अगर आप मुझे ही as a live example ले लें, so I have worked in 5 different industries: engineering, retail, pharma, fertilizer, textile. So generally HR, I cannot define a percentage, but yes, 50% HR is almost the same. ठीक है. जो डायनामिक्स एचआर के चेंज होते हैं, जिससे मैंने स्टार्ट में कहा था, वो लोगों के डेमोग्राफिक से चेंज होते हैं, बिजनेस के चैलेंजेस से चेंज होते हैं. सो अ पॉलिसी दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर अ फर्टिलाइजर कंपनी बिकॉज इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बट अ प्रोसेस ओरिएंटेड इंडस्ट्री विल नॉट स्टैंड ट्रू फॉर अ मैन पावर इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव के अंदर. ठीक है. सो जनरली एचआर सेम होता है, हाउ यू गो अबाउट इट इज़ डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, if you go and implement a policy that you are not going to hire relatives in the company, maybe वो एक specific industry, specific location पे तो काम कर जाए, लेकिन there is a very possibility कि आप किसी और location, for example, if I am working in any fertilizer company and I am placed in Sindh या I am placed in Dharki or some other, so probably वहाँ पे when you set up an industry, it is a normal norm that you have to facilitate the locals. So you have to facilitate the locals. So when you are setting up a plant in a suburb area, जहाँ पे आपको पता है कि it is away from the city, जहाँ पे आपको लेबर के वर्कफोर्स के चैलेंजेस होंगे, so generally 20% जो है वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के. सो वन पॉलिसी डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर दिस. सो बात फिर घूम के वहीं पे आ जाती है. सो एवरी चैलेंज, एवरी प्रॉब्लम cannot have a one solution in HR. Multiple solutions can help to lead one answer, but it cannot have, वो आप replicate उस तरह से नहीं कर सकते. For example, you go and do an engagement survey in an organization. So engagement survey ही आप एक different organization, एक organization में करेंगे, ना सिर्फ उसके results different आएंगे, वो हो सकता है वो organization बहुत पुरानी हो, वो legacy वाली organization हो, वहाँ पे. So if a person is working in an organization for 30 years, इसका मतलब that person is content with the job, इसलिए उसने job change नहीं की. But the engagement survey will give you different indicators. In contrast to that, अगर मैं किसी IT इंडस्ट्री में जाता हूँ जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी सैलरीज दी हुई हैं, मैंने फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स दिए हुए हैं, मैंने वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन दी हुई है, इंगेजमेंट स्कोर टोटली डिफरेंट होगा, वो हायर साइड पे आएगा. बिकॉज इन द करंट सिनेरियो पीपल अंडरस्टैंड कि people have seen the worst, COVID, they have seen the worst, they know कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. सो IT इंडस्ट्री में प्रॉब्ली अगर आज मैं इनकी 50 बंदों की कंपनी है, उसमें अगर इंगेजमेंट सर्वे कराता हूँ तो आई एम श्योर उसका स्कोर टोटली डिफरेंट होगा, वेल बीइंग में डिफरेंट होगा, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस में डिफरेंट होगा. बिकॉज आपने वहाँ पे फ्लेक्सी आवर्स दिए हैं, आप उनको ये ऑप्शन देते हैं कि वो कभी भी अगर नहीं पहुंच पाते तो वर्क फ्रॉम होम करें, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू कम टू द मशीनरी, टू द स्टेशन टू परफॉर्म. सो ये फ़र्क होगा. जी कुछ सवाल है? फिर आपकी ERP मिली हुई है. कार्ड नहीं है ना वहाँ पे.
हाँ बायोमेट्रिक में भी एक सिनेरियो है, एक एम्प्लॉय ने अपने 2 फिंगर रजिस्टर कराए हैं, एक अपने ऊपर और एक दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर। वो कैसे? मुझसे रीड करना है ना, मुझे ये देखना जो है। मशीन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, ये अगर वो अलाइन हो तो ये चीज़ मैं वही नहीं कहा कि ERP so the companies I have worked in HR has a dedicated master machine जो हमारे पास पड़ी होती है, इस पे आके वर्कर whosoever it is, whosoever the employees they come and register, वो बेशक अपनी 5 की 5 उंगलियां करा ले, लेकिन वो अपनी 5 उंगलियां ही कराएगा। सो मैं दैट इज हाँ दूसरे एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट रजिस्टर कराया। देन आपका सिस्टम में करप्शन मौजूद है, आपके सिस्टम में करप्शन मौजूद है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आई हैव सीन पीपल हु हैव जहाँ पे मैं आज लेट आया और मेरी IT वाले से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, देन अगेन देयर इज़ अ सिस्टम फेलियर ना। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी अटेंडेंस मैं लेट आ रहा हूँ और अच्छा दिस इज़ द वन वेरी रीज़न देयर आर टाइम ऑफिसर्स इन मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। सो एनी जी हमारे पास यही था कि एक तो अटेंडेंस होती है मशीन से, सेकंड होती है जिस सेक्शन में बंदा काम कर रहा है वो इंजीनियर जो है वो आगे रजिस्टर करा स्टाफ में, वो टाइम ऑफिसर दोनों को चेक कर देता, क्रॉस चेक को कि अगर किसी की अटेंडेंस लगी है तो वो IT को पकड़ता था ये क्यों आ रही है इसकी, क्या फॉल्ट है। तो वो सिस्टम के चेक का फेलियर है, उसमें ये बंदा नहीं है, उसमें इंजीनियर जो उसने भेजा है कि ये बंदा नहीं आया है, ऐसा ही। तो ये सर इसका है थोड़ा सा। सो वो मॉनिटरिंग वन आपका रिव्यू। सो व्हेन यू गो इन अ मैन पावर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे देर आर टाइम ऑफिसर्स। टाइम ऑफिस का मकसद क्या होता है कि द एम्प्लॉय हैज़ टू गो थ्रू दैट टाइम ऑफिस। वहाँ पे वो जो बैरियर्स लगे हुए हैं या एंट्री पॉइंट है वो वहाँ पे ही होता है, वहाँ पे ही इट इज़ अ ट्रेडिशनल और अ लेगेसी एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होता है, वो देखता है कि इसने अटेंडेंस लगाई है कि नहीं लगाई। सो गेट ऑफिस या टाइम ऑफिस आप कहते हैं। सो वहाँ पे वो चेक करता है कि जिसकी अटेंडेंस लगी है, सो ओके आई हैव इम्प्लीमेंटेड अ सिनेरियो जहाँ पे गेट के ऊपर भी अटेंडेंस लगती है बट दैट डज नॉट रिकॉर्ड योर टाइम इन, बट वो आपके डिपार्टमेंट में जाके एंट्री होती है जब आप वहाँ जाके लगाते हैं, आपकी टाइम इन वहाँ से स्टार्ट होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू डिज़ाइन अ सिस्टम विद द ERP। सो ERP सॉफ्टवेयर इतने स्मार्ट आ गए हैं कि so for example we had people who had to come within the factory premises out of their shift time to have dinner। अब वो जब आके लगाते थे तो वो उनका ओवर टाइम शो करना शुरू कर देता था। सो वी वर्कड विद द ERP टीम एंड वी मैनेज अ सिनेरियो कि व्हेन आउट ऑफ शिफ्ट, बिकॉज एट द सेम टाइम वी वांटेड टू नो कि हमारी फैसिलिटी के अंदर कितने लोग हैं। एक प्रॉब्लम भी है और एक चैलेंज भी है। सो हमने उस प्रॉब्लम और चैलेंज को ऐसे रिफाइन किया कि हमने उसी अटेंडेंस सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन ऐसी की कि जब आउट ऑफ शिफ्ट किसी की अटेंडेंस लगेगी तो वो ऑटोमेटिकली उसका टाइम रिकॉर्ड नहीं करेगा, एंड ERP कैन डू दिस। But ERP solution is very expensive. Normal organization they cannot afford ERP. मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ऑरेकल लगा हुआ है। ऑरेकल के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, मेरे ख्याल से R12 R13 तक तो पहुंच गए हैं, वहाँ तक आपका काम बड़े आराम से हो जाता है। कंपनीज हैव गॉन टू द स्टेज जहाँ पे वो इन हाउस अपनी चीज़ों की डेवलपमेंट कर रहे थे, इन हाउस सॉफ्टवेयर होते हैं। सो ERP ऑरेकल मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने एक अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ 10-12 बिलियन डॉलर कंपनी, $1 मिलियन कंपनी, सो आपके लिए एक ऑरेकल ख़रीदना मुश्किल है। यू हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर, सो आप ऑरेकल से नीचे आ जाएँ। आपने अटेंडेंस के लिए बड़ा नॉर्मल हाँ, सो वो तो मशीन्स है ना एक्चुअली, दोज आर मशीन, उसके पीछे सॉफ्टवेयर होता है। टाइम ट्रैक्स एक सॉफ्टवेयर है, देन मैंने जनरली टाइम ट्रैक्स ही देखा हुआ है, बट देर आर अदर सॉफ्टवेयर जो अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं। देन यू हैव एन HRMS जो कि आगे उसे सिंक्रोनाइज करता है। सो देर आर मल्टीपल थर्ड पार्टी कंपनीज जो कि आपको HRMS प्रोवाइड कर रही होती हैं, दैट गेट्स सिंक्ड विद योर अटेंडेंस मशीन। बहुत सारी कराची में कंपनी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, बेशुमार आपको बड़े डिसेंट देते हैं। This has happened in Pakistan. I don't know what is the understanding of ERP in the general market. मैं समझा नहीं आपकी बात। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उसकी एक पाकिस्तान के ऑपरेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए 10 साल भी लग जाते हैं ERP due to whatever limitations. ERP मैं आपको बताऊं, solution. The It is. ERP. Even at $12 billion they are reluctant at times because they were not familiar. जब मैंने अपना इंटर्नशिप शुरू किया तो उसमें ERPs इम्प्लीमेंट होते हुए देखे थे। I don't know what is the current understanding of the organization. But नहीं, आई बिलीव अब तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ERP से एक स्टेप आगे चली गई हुई हैं, वो एंटरप्राइज रिस्क ERM पे चली गई हुई हैं। तो वो तो नेक्स्ट ERP की इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसकी एक मेच्योरिटी तो खैर नहीं आप कह सकते, बिकॉज इट गेट्स इवॉल्व्ड डे टू डे।
फाइनेंशियल्स हैं, HR के मॉड्यूल्स हैं, सप्लाई चेन के मॉड्यूल्स हैं, फिक्स एसेट, परमानेंट एसेट, एवरीथिंग। मेरा नहीं ख्याल, द कंपनीज आई हैव इंटरेक्टेड विद, द इंडस्ट्रीज आई नो, वहाँ पे कोई ना कोई, इवन SAP इज़ द एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, कंपनीज आर यूजिंग इट। SAP के जो फर्दर मॉड्यूल्स हैं, HR का एक मॉड्यूल है सक्सेस फैक्टर्स, so companies are using it. They are also paying the maintenance cost, which is Yes, they do after sales, क्योंकि आपको पर लॉगिन कॉस्ट देनी पड़ती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद सक्सेस फैक्टर का एक लॉगिन शायद 100 कुछ डॉलर का है, इफ़ आई एम नॉट, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई गेस सो। तो काफ़ी महंगा है वो। इस पे आ जाए वापस। ओके, सो जब हम HR बिजनेस पार्टनर की बात करते हैं, सो HR बिजनेस पार्टनर, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, जो एग्जीक्यूशन है वो HR बिजनेस पार्टनर के पास ही मौजूद होती है ऑन ग्राउंड। जिस तरह अभी बात हो रही थी यहाँ पे रेजिस्टेंस की, उस पर हम कल एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मल्टीनेशनल्स से ज़्यादा इजी एंड स्मूथ एग्जीक्यूशन लोकल कंपनीज में होती है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। ठीक है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन रन कर रहा होता है? सेट। सो ट्रेंड हैव चेंज्ड। ठीक है, सो इस पे हम कल डिस्कशन करेंगे, बट HR, सॉरी, कॉम्प्लिकेशंस भी तो फिर कितनी होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस, बिहेवियर्स की, सो दिस इज़ वाई वी आर हेयर ना, तभी तो हमारी नौकरी लगी हुई है। हमने भी तो काम करना है। even same in international and tech side, we are facing सो बहुत सारी चीज़ें, मैं आई जस्ट वांट टू कम बैक टू दिस एंड इससे यहाँ पर तक मैं आना चाहता हूँ। सो HR बिजनेस पार्टनर, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। मैंने आपको बताया कि HR एंड बिजनेस गोल सेम होते हैं, हम डिफरेंट HR प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे होते हैं, हम टैलेंट डिफ्रेंसिएशन, टैलेंट रिकग्निशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट HRBP का कोर एरिया होता है। कल आई रिमेंबर इंशाल्लाह हम कल टैलेंट डिफ्रेंसिएशन पे भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी HR बिजनेस पार्टनर ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है। वो मॉडल वहाँ से आता है। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो इट्स अ वेरी वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट नाउ, 9-box grid model. So a 9-box grid helps you to differentiate between talent, but how it is implemented और उसकी implementation के बाद उसकी execution कैसे होती है, that is important. ठीक है, सो वो भी HRBP का काम है। चेंज चैम्पियन, ये जितनी बातें मैंने आपके साथ की हैं, HR बिजनेस पार्टनर एंड ऑफ द डे इज़ अ चेंज एजेंट। हेड ऑफिस में बैठा हुआ एक पॉलिसी मेकर कैन नॉट अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ अ बिजनेस पार्टनर हु इज सिटिंग एट अ मैन्युफैक्चरिंग साइट। मैं आपको इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। सो वंस इन अ कंपनी वी वर डिवाइजिंग अ पॉलिसी एंड देयर वाज अ प्रैक्टिस कि जब भी आप पॉलिसी बनाते हैं तो यू सेंड इट टू डिफरेंट, जो हमारे 3 या 4 HR बिजनेस पार्टनर्स हैं, वी यूज टू सेंड इट टू HR बिजनेस पार्टनर्स फॉर देयर रिव्यू एंड फीडबैक। सो वी वर डिवाइजिंग अ ट्रैवल पॉलिसी एंड अ फीडबैक केम कि ट्रैवल पॉलिसी के अंदर वी शुड राइट that traveling after sunset should not be allowed. So I was devising that policy and to me it was like why, मतलब इसका क्या तो क्या समझ नहीं आई. So when we sat in a session, so there was a very valid point because our site was located in a remote area. The road conditions were just okay and there was a heavy traffic on the roads because those people were traveling from site to head office, so they actually knew the situation. So the HRBP suggested and we were sold to that point कि yes we will follow it through policy कि after sunset there is no road travel, और वहाँ पे road travel हमने बंद करवा दिया था. In recent past we had certain incident as well. So this is how you become a change agent. आपने एज एन HRBP करंट सिनेरियो को देखते हुए एक सोल्यूशन सजेस्ट किया जो कि प्रॉबली एक पॉलिसी मेकर जो लिख रहा है उसके जहन में वो नहीं आया. तो देर आर डिफरेंट साइड्स ऑफ इट. दिस इज़ वाई वी से कि HR में रहते हुए भी HRBP की इम्प्लीमेंटेशन, HRBP का थॉट प्रोसेस, HRBP की रिलेशनशिप, दीज आर टोटली डिफरेंट. सो लाइक आई मैंशन दैट मैंने बैक एंड पे भी काम किया है और मैं पिछले 6-7 साल से बिज़नेस के साथ अटैच हूँ. सो जब मैं बैक एंड पे था, सो इट वाज नॉट नोन टू मी कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ बिजनेस. फॉर मी इफ़ आई हैव सेड कि आपने 10% इंक्रीमेंट देना है तो आपने 10% ही देना है, आप 10% से ऊपर नहीं जाएंगे.
Yeah, if I am hiring a resource, so I would say that this is my limit. You cannot go beyond 200,000 because मेरा salary band मुझे allow नहीं करता. But the HRBP will come back to me and fight the case on behalf of the business कि ये resource 200,000 में मुझे नहीं मिलेगा because of this reason. ये talent है, ये scarcity है talent की, इसकी longevity कंपनी के साथ नहीं है, इसका impact कंपनी के साथ ये है. सो जो बातें मैंने शुरू में की कि HRBP बिजनेस की ज़ुबान बोलता है. वो कब बोलता है? व्हेन यू गेट एंगेज्ड विद द बिजनेस, यू बिकम अ चेंज एजेंट. सो यू हैव HR बिजनेस पार्टनर इज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन द कॉर्पोरेट HR एंड द बिजनेस, बिकॉज इट हैज़ नॉट ओनली टू. अभी मैंने तीसरा स्टेक होल्डर तो बोला ही नहीं जो कि एम्प्लॉई है वो तो है ही है वहाँ पे, वो भी आगे बात करेंगे. सो first step is to maintain relationship between the business and the HR. So policy और business के दरमियान, so एक one of the colleague बड़ी प्यारी बात उन्होंने की. So HR, there is no black and white in HR. हाँ, okay. So there is a box. This is all black and this is all white. ठीक है जी. दिस इज ग्रे एरिया. सो HR ऑपरेट्स बिटवीन ब्लैक एंड वाइट. सो HR ऑपरेट्स इन द ग्रे एरिया. हम कभी भी ब्लैक नहीं हो सकते, हम कभी भी वाइट नहीं हो सकते. वी कैन नॉट से कि नो दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू हैपन. HR ऑलवेज ऑपरेट्स इन दिस ग्रे एरिया. वन ऑफ माई सीनियर कॉलीग शेयर्ड दिस लाइन विद मी एंड दिस इज़ टोटली ट्रू. वी कैन नॉट बी सर्टन कि नहीं मैंने ये कह दिया यही होगा, अनलेस अंटिल वी कीप इवॉल्विंग. दिस इज़ वाई वी आर इन द ग्रे एरिया. बिकॉज अगर हम कहेंगे नहीं ये ब्लैक है तो बस ब्लैक ही रहेगा, अगर वाइट है तो वाइट रहेगा. दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर HR एटलीस्ट. आप प्रोडक्शन में तो ये कह सकते हैं कि ये मशीन मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ 28 गारमेंट प्रोड्यूस कर सकती है, बट HR में वी हैव टू हैव लिवरेज. जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ज़्यादा आप स्ट्रेच देंगे. जी प्लीज़. लाइक देयर आर कंपनीज ओवर हियर, मल्टीनेशनल्स हैं, उनमें लड़के लड़कियां सेल्स में भी काम करते हैं, ठीक है, और ख्वातीन ट्रैवल भी करती हैं, दे ट्रैवल अब्रॉड एज वेल, ठीक है. एक कंपनी ने एक पॉलिसी लेके आई कि जो खातून है जब वो ट्रैवल करेगी तो अपने ऑफिस में अपने कॉलीग्स में से जो ट्रैवल पार्टनर्स हैं वो अपना पार्टनर खुद चूज कर सकती है, ठीक है. इट्स अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. if a female is choosing a partner and she is also choosing a female partner, at time उस hierarchy में difference आता है, कोई senior होता है, junior होता है, तो junior की तरफ से complaint आती है कि भाई ये, तो there is no hard and fast rule to develop HR policies. So how do you guys come up with when you stay within that gray area? उसको आप develop कैसे करते हो, फिर उसको finalize कैसे करते हो इस चीज़? Okay. So I have in my overall career, मेरा ख्याल है कि I have drafted like 20 policies in one organization. या तो वो revamp की हैं या वो ज़ीरो से लिखी हैं, ठीक है. So and it took me in one organization it took me months to get it reviewed and approved, and in one organization it took me days to get it reviewed, implement and then re-review. Procedure क्या follow करते हैं? बताओ. So there was a policy that we implemented for our field staff. वही वाला सिनेरियो हुआ. we got the feedback from all the people. Field staff की थी. We implemented that कि for example if someone is traveling on their car तो उनका ये किलोमीटर पर लीटर अलाउंस होगा, ठीक है जी. हमने जब वो इम्प्लीमेंट कर दी तो विद इन अ डे वी केम बैक विद अ बैकलैश कि ये जो पर लीटर आपने डिफ़ाइन किया है इससे मेरे हाफ अ किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस है उसका मेरा हाफ भी कवर नहीं हो रहा. देन वी एक्चुअली सैट एंड रियलाइज़ कि ओके यार ये जो बंदा कह रहा है देयर वाज अ मिसिंग पॉइंट कि हमने इसको कैलकुलेट किया कि इसने A से B तक जाना है. वो A से B जाता है, फिर B से C जाता है, फिर D तक पहुंचता है. सो वी मिस्ड दैट पॉइंट. सो हमने उस पॉलिसी को फ़ौरन रीडू किया. मैकेनिज़्म प्रोसेस, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं दैट यू टेक टाइम, इनपुट लेते हैं एंड देन यू इम्प्लीमेंट इट. देयर आर आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जो कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद कहते हैं दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ टू वर्क. दैट बैकलैशेस, दैट बैकफायर्स. So the process should always be
the gray area. We should always be flexible because policies is for the employees. Policies unless until they are benefiting our employee, it has no. अगर तो वो उनको benefit नहीं कर रही हैं and it is going back to convenience नहीं create कर रही हैं, so that policy is not helpful for us and it's not an employee benefit policy because we generally are meant to drive employee benefit policies. ठीक है? अच्छा जी, change champion. जी प्लीज़. जी जी. आपने यहाँ पे बात बताई कि जो सनसेट की आप बात बता रही थी कि हमने रोड ट्रैवल करो, आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया, आपको चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े? ओके, सो इम्प्लीमेंट सिंपल, जितना भी ट्रैवल होता था दैट वाज मैनेज थ्रू ट्रैवल डेस्क. ठीक है, दैट वाज मैनेज्ड बाय द लाइन मैनेजर्स. दैट वाज if any employee is traveling through their own vehicle, obviously उनको requisition करके अप्रूवल लेनी पड़ती थी. ठीक है, सो एजुकेशन. So whenever we launch a policy, whenever you come up with something new, education is important. सर कुछ लोग होते हैं वो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे होते हैं पिछले 15 सालों से 20 सालों से, जब से कंपनी बनी तब से. जब वो कोई चेंजेस ऐसे देखते हैं ना जो उनको तंग करें या कुछ उनकी कंफर्ट जोन को तंग करें, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते. हाउ डू डू दैट? अच्छा, ये पॉलिसी से हटके हो गया सवाल. तो वो ऐसे ही? हाँ, सो ओके, सो देखें, जब तक इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इफ़ यू आर चेंजिंग समथिंग. हाँ बोलो बोलो. अगर आप पॉलिसी भी कोई बना रहे हैं, उसमें अगर आप इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पहले तो कहेंगे कि नहीं ये क्या चीज़ है. ओके, तो उसमें भी तो सो देखें, जो so the one way of implementing thing is in HR you come top to bottom. ठीक है, one way is top to bottom. There are many organizations, I have seen different organizations जब वहाँ पे वो change की बात करते हैं. For example, if they have to launch values in the organization, वो bottom up approach पे they worked it out in the bottom approach. Because of this very reason, there were people who were working in the organization for the last 15 years. Probably उनके लिए values, behaviors की वो value नहीं थी. उनका यार ये क्या है, ये तो हम पिछले 15 साल से कंपनी में आ रहे हैं. So instead of telling them कि हम ये करने लगे हैं, we started asking them, आप बताएं क्या वैल्यू होनी चाहिए. This is what it happened in multiple organizations. HR took a bottom-up approach. So we created a pool. We said these are the values and behaviors. Let's assume 20. आप suggest करें. So when we जब हम ये referendum करा लेते ना, so we take people on our side. जब we tell them कि this is what, for example, if you can recall when Ufone was launched, उसने अपने 3 डिफरेंट लोगोज या 4 डिफरेंट लोगोज लॉन्च किए थे एंड इट आस्क्ड पीपल टू वोट फॉर इट. किसी को याद है? यूफोन का जो लोगो बना था वो उन्होंने वोटिंग कराई थी, उन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस पे वोटिंग कराई थी. सो देन दे अनाउंस कि दिस पर्टिकुलर लोगो गॉट द मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सेज. तो दिस इज़ द वे टू कनेक्ट विद पीपल. मैंने इसलिए आपसे कहा कि HR हैज़ टू ऑपरेट इन अ ग्रे एरिया, बिकॉज अगर मैं फिक्स्ड माइंडसेट से चलूँगा कि जो मैंने कह दिया है वही होगा, इट इज़ गोइंग टू बैकफायर. सर्वाइवल नहीं होगा, आपका बाय इन नहीं आता. सो व्हेन आई गो टू द पीपल, सो जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है, कटिंग इट शॉर्ट, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, इट्स फॉर यू वाली अप्रोच है. जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो दिस इज़ द वेरी रीज़न कि हम HR बिजनेस पार्टनर्स को जो साइट्स पे बैठे होते हैं, वी टेल देम टू गो टू द बिजनेस हेड्स, वी टेल देम टू गो टू द मेन प्लांट हेड्स, गेट द फीडबैक. देखें, जब आपके पास लीडरशिप की ओनरशिप आ जाती है दैन दैट, तो ये फिर उनकी ओनरशिप बन जाती है टू इम्प्लीमेंट दैट. मैंने शुरू में कहा था कि HR मैनेजर, एवरी लाइन मैनेजर इज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड इज़ एन HR मैनेजर. जब आप उनकी बाइन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्लांट हेड्स हैं, मैंने एक पॉलिसी, एक चेंज, एक नई प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करनी है, तो द बेस्ट वे टू डू इज़ दैट आई वॉक अप टू देम, आई सिट विद देम, गिव देम अ रैशनल, टेक देयर बाय इन. उसके बाद उस प्लांट पे अगर 3000 बंदा है, उससे इंप्लीमेंट करवाना उस प्लांट हेड की जिम्मेदारी बन जाएगी. दैट प्लांट हेड विल गो विद यू हैंड्स इन हैंड. सो दिस इज़ हाउ यू बिकम अ चेंज चैम्पियन, अ चेंज एजेंट. ठीक है, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कल्चर है. देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें HR इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक कंट्री हेड को इस बात में निकाल सकता है या इस बात में डिसीजन डालता है कि आप अपने जूनियर से इतना बात नहीं कर सकते. और बेशक कंपनी की परफॉर्मेंस गिरी है, कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वी हैव नो इशू. Yes. इसे गलत किया, ठीक है. अब व्हेन यू गाइस इंटरैक्ट एंड व्हेन यू गाइस टेक सो मच फीडबैक विद द लाइन मैनेजर्स, इट इज पॉसिबल कि वो जो पर्पस है HR का, ठीक है, जो एम्प्लॉय सेफ्टी और जो एम्प्लॉय
ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, उसके हेड का विजन है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। ओके, अब वो कैसे होगा? सो देखें जो आपने बात की, इट स्टैंड्स ट्रू मेनली फॉर मल्टीनेशनल्स. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो देयर वर सर्टन इंस्टेंसेस जहाँ पे साइट पे देयर वाज आइदर अ HSE केस और अ प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटेड केस. उसमें पूरी लेयर को दे एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपनी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के उसमें उनका फैक्ट्री मैनेजर हो सकता है, उनका प्रोडक्शन मैनेजर इंचार्ज हो सकता है, उनका HR का हेड हो सकता है. सो दे ऑल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपनी. रीज़न क्योंकि जो सो वन डे आई वॉज मीटिंग ए कैंडिडेट फ्रॉम एन MNC. आई आस्क्ड हिम व्हाई डू यू वांट टू स्विच. तो उसने कहा स्टेबिलिटी. मैंने कहा व्हाट डज इट मीन. उसने कहा आपको पता है कि इन MNCs देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस. So if you come across any incident, if you come across any ZT case, zero tolerance case, MNCs does not have a habit to spare. और वो क्यों नहीं होती? Because वो उसी leadership ने sign off की होती. कि if certain thing happens, so you will go off, including the HR. और ये मैं I have come across 3 to 4 examples of multiple MNCs, site based थी जो, ठीक है, वहाँ पे cases हुए हैं. So when the management bows to that particular change, that particular policy, फिर वो खुद ही implement करती हैं. And then इसलिए नहीं कहा जाता कि walk the talk. So MNCs का अगर culture set होता है, वो leadership set होती है, तो this is by walk the talk. अगर वो कहते हैं तो फिर उसको implement भी करते हैं. This is the very reason. ठीक है? अच्छा जी, हमने सारी बातें कर ली. This is the main pain area. सो HR बिज़नेस पार्टनर ने HR की पॉलिसीज़ को ना सिर्फ बिज़नेस के साथ इम्प्लीमेंट करना है, एट द सेम टाइम हम एम्प्लॉय एडवोकेट भी होते हैं. वो शायद किसी ने वीडियो देखी हो कि बहुत सारी ऐसी फ़नी वीडियोज़ आती हैं कि HR जो है वो एम्प्लॉय एडवोकेट भी है, वो काउंसलर भी है, वो टीचर भी है. सो इट इज़ एवरीथिंग. सो एम्प्लॉय एडवोकेट HRBP कैसे बनता है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि सो माई सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज़ टेल मी कि दिस पर्टिकुलर ग्रेड, दिस पर्टिकुलर सैलरी बैंड is the maximum which you can offer to that particular candidate. But the HRBP comes and works with certain logical reasons or rationales that this person has to be given this particular raise, या मैं उसको इस सैलरी पे लेकर आना चाह रहा हूँ, या वो मेरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ, या वो मेरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको मैं ट्रेनिंग कराना चाह रहा हूँ, या वो मेरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको मैं रोल चेंज करके देना चाह रहा हूँ. सो HRBP एक्चुअली स्पीक्स फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. HRBP उसका एडवोकेट बनता है. वाई? So whenever a line manager, so consider a scenario, I have a team of 5 people. उन 5 में से वो 5 के 5 ही they are very blue eyed to me क्योंकि मैंने उनसे काम करवाना है. ठीक है. So I'll send it to HR and say कि इन सब का 25% इंक्रीज़ लगा दें. ठीक हो गया जी. So मैंने परफॉर्मेंस गेज नहीं की because somehow somewhere I am a biased line manager. लेकिन जब एक HRBP वहाँ पे मौजूद होगा, एक HR स्टैंड लोन, तो वो उससे पूछेगा कि इन सब का 25% क्यों लगाना है. नाउ द लाइन मैनेजर, सो ये वो रियलाइजेशन है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको विद द सॉलिड HR आती है. जब HRBP को कोई रिकमेंडेशन जाएगी, सो वी एज एन HRBP मेक्स इट अ नॉर्म. हमारे एक नॉर्म है कि इफ़ यू वांट टू गिव दैट पर्सन एन आउटस्टैंडिंग रेज, डिफाइन इट. वाई? रेट इट डाउन. अच्छा, और ये दोनों सिनेरियोज में होता है. सो आई एम श्योर आपको पता होगा कि देयर आर जनरली 5 रेटिंग स्केल, गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग. तो जनरली कंपनीज के अंदर ये 5 रेटिंग स्केल ही यूज़ हो रहा होता है. 1 जनरली बॉटम होता है और 5 टॉप होता है. सो इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई हैव वर्कड इन मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज जहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो मैच्योर हो चुकी हुई है, अगर आपने किसी का आउटस्टैंडिंग दिया है तब भी आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है. अगर आपने किसी को पार्शली मीटिंग एक्सपेक्टेशन दिया है जो कि एवरेज से नीचे होता है, बिलो एवरेज है, तब भी HRBP आपसे जस्टिफिकेशन मांगते हैं दैट वाई. सो देयर इज़ नो एस्केप. अच्छा, अब जब वो दे देता है ना जस्टिफिकेशन, देन HRBP बिकम्स द
एडवोकेट। जब फाइनल हमारी इवैल्यूएशन हो रही होती है, सो वहाँ पे लाइन मैनेजर नहीं बात कर रहा होता इंक्रीमेंट्स के लिए, यस, सो एचआर बात कर रहा होता है। एचआर बताता है कि दिस गाय, सो आई हैव बीन इनटू मल्टीपल प्रोसेसेस जहाँ पे वी हैव बीन प्रेजेंटिंग द फाइनल परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन टू द सीईओ। वहाँ पे मेरे पास अगर 10 डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट के 10 एचओडीज़ हैं, उन एचओडीज़ के नीचे अगर 2 भी मैं लाइन में हूँ तो मैं उन सबको वहाँ नहीं लेके जाता। I have personally experienced that with the people that you give me the strong justification, you just sell it to me. You sell it to me, आगे sell करना मेरी जिम्मेदारी है। If I am a true representation of my company, my people, my business, if I am sold, I'll do whatever, but I'll go and sell it to the CEO. So this how I become the advocate. मैं उनको outstanding की वजह भी बताऊँगा। And it has happened multiple times in my career, and I'm sure in any HR experience, अगर आप एक true HR BP बनना चाहते हैं, so you have to get, अच्छा, and this is always a give and take scenario. So आप जब लाइन मैनेजर के साथ बैठते हैं, उसके साथ उन चीज़ों को अलाइन करते हैं, so ultimately आप उसके लिए फाइट कर रहे होते हैं, तो that increases the trust. आप जब यहाँ पे एडवोकेट बन जाते हैं ना, तो फिर आप चेंज चैम्पियन बड़े आराम से बन जाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जब उससे जाके उसका केस किसी और के फोरम पे जाके फाइट करते हैं, यू कम बैक अ सक्सेसर, यू कम बैक एज अ सक्सेसफुल गाय, देन दैट लाइन मैनेजर अंडरस्टैंड्स कि आपने उसके लिए कुछ एफर्ट्स किए थे। सो फिर आप कल को जाके जब चेंज प्रपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एंगेजमेंट सर्वे हुआ, उसके अंदर हमारा एक लो फैक्टर निकला एम्प्लॉय वेलबींग का। सो जब आप अपने लाइन मैनेजर को जाके प्रपोज करेंगे कि दैट वी हैव टू वर्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर एम्प्लॉय, और उसके लिए हमें उनको जल्दी टाइम पे भेजना पड़ेगा, उनको वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन देनी पड़ेगी, उनके लिए फ्लेक्सी आवर्स करने पड़ेंगे, सो देन दे समहाउ बिकम ऑन योर साइड। सो वो चेंज चैम्पियन अकेला नहीं होता, ये सर्कल लिंक्ड इसलिए है। दिस इज़ अ वेरी क्रक्स ऑफ HRBP। अगर आप सिर्फ यही स्लाइड को जहन में रखें तो ना सिर्फ आप बिजनेस पार्टनर के तौर पे सारे काम कर रहे होते हैं, आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बने होते हैं, जो कि अभी हमने बातें की, जो कि सैलरी प्रोसेस करनी है, छुट्टियां लगानी है, दैट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नाउ डेज। लेकिन आप चेंज चैम्पियन तभी बनते हैं जब आप एम्प्लॉय एडवोकेट होते हैं। अनलेस अनटिल यू आर एन एम्प्लॉय एडवोकेट, आप चेंज चैम्पियन नहीं बन सकते। ये प्रॉब्ली हमने डिस्कस कर ली है बहुत ज़्यादा कि पार्टनरशिप है, देन देयर इज़ अ बिजनेस पार्टनर, देन इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो हमने शुरू में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया कि हाउ यू ट्रांजिशन फ्रॉम अ पार्टनर टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जहाँ पे आप ना सिर्फ मैन पावर रेशनलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं बल्कि कॉस्ट कटिंग की बात भी कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ फन स्लाइड। सो व्हेन यू बिकम अ बिजनेस पार्टनर, व्हेन यू बिकम अ चेंज एजेंट, व्हेन यू बिकम एन एम्प्लॉय एडवोकेट, तो आप ये सारे काम कर रहे होते हैं। आप उनके लिए एंगेजमेंट भी कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी देख रहे होते हैं, उनकी टैलेंट एक्सचेंज भी देख रहे होते हैं, आप रूमर्स को भी एड्रेस कर रहे होते हैं, आप रूमर्स को भी एड्रेस कर रहे होते हैं। सो पीपल कम टू से, अच्छा ये होने वाला है, सो यू मेक देम सिट, हाँ, यू मेक देम सिट एंड रियलाइज कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैंने सुना प्रॉब्लम फंड बंद होने लगा, सो दीज आर रूमर्स। सो एक जगह, अच्छा ओके, एंड दीज रूमर्स आर हेल्पफुल एज वेल। So you engage people to communicate your message as well. So you know some naughty faces in your organization, you call them in and tell them, अच्छा हम ये करने लगे। In no time वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बात फैल जाती है। हाँ जी, बताना नहीं आपने। So ये जो रूमर्स हैं ये आपको वहाँ पे भी हेल्प कर रही होती हैं। So you are a fun, you create leadership, fun। आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा अभी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सो HR इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकिंग यू वर्क, इट्स ऑल अबाउट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एज एन HR बिजनेस पार्टनर, जहाँ पे हमें लोगों की रिक्रिएशन, हमें लोगों की आउट ऑफ ऑफिस टाइम को सपोर्ट करना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव, यू मे एग्री और डिसएग्री, कि आप जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी कराएं, आउट ऑफ ऑफिस या अवे फ्रॉम ऑफिस एक्टिविटी कराएं, ट्राई टू लिंक इट विद सम कंपनी ऑब्जेक्टिव, ट्राई टू लिंक इट। फॉर एग्जांपल, another genuine example, so we had a scenario in a company where one of our procurement resource was not gelling in with the finance resource. उनके अक्सर फड्डे होते थे। वो फड्डे क्यों होते थे? प्रोक्योरमेंट वाले ने ऑर्डर बुक कराया, सामान आया, चेक नहीं रेडी हुआ।
सो वी फिगर आउट कि वो 2-3 दफ़ा जब हो गया, सो बाय द टाइम वी केम अक्रॉस अ सर्टेन इवेंट इन आवर कंपनी, सो वी मेड अ टीम ऑफ बोथ ऑफ देम। हमने उन दोनों की टीम बना दी और हमने उनको, और दैट एक्टिविटी वाज समथिंग कि आपको इकट्ठे बैठ के सोचना है, एंड यू हैव टू कम अप विद सर्टेन आइडिया एंड मेक समथिंग। सो वो ऐसे जलन हुए कि उसके बाद वो लड़े नहीं। सो दिस इज़ हाउ you not only create fun but you address the company's challenges as well. So एक suggestion as an HR representative, as an HR professional, आप जब भी, for example, आज बहुत सारी organizations में 14 अगस्त की celebration हुई, I know बहुत सारी organizations ने उसको link किया है connectivity के साथ, पाकिस्तान की culture के साथ, बहुत सारी चीज़ों ने किया। So हम कर रहे हैं। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, सो जहाँ पे पहले ये ट्रेंड होता था कि आप केक कटिंग करते थे और इस तरह करते थे, नाउ आई हैव सीन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन प्लांटिंग सैपलिंग्स। सो नाउ यू आर क्रिएटिंग समथिंग। सो आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं। सिमिलर वे वी हैव प्लान्ड, सो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव एन एक्टिविटी जहाँ पे हम फ्लैग होस्टिंग के बाद वी विल गोइंग टू हैव अच्छा एक और चीज़, सो वी आर नॉट ओनली गोइंग टू हैव द sapling being planted by our employees, but we have picked those 10 employees who are with the company for the longest tenure. So engagement भी हो गई, employee motivation भी हो गई, and those 10 employees are from worker category. Now imagine a scenario, your management team is available, वो 10 worker जो 35, 34, 32, 33 coming down to 25 years से काम कर रहे हैं, everyone is standing और वो एक्टिविटी कर रहे होंगे। सो यू डू एन एक्टिविटी, क्रिएट अ पर्पस एंड लिंक इट विद समवन। सो दिस इज कॉल्ड इन अदर टर्म्स, इन HR टर्म्स, लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट। सो HR बिजनेस पार्टनर शुड कम अप विद लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट आइडियाज़। अब मैं आपको एक्चुअल सिनेरियो बता रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट क्या लगी, कितने का आया था पौधा, 300 का, 400 का, 1000 रुपये का, 10 पौधे 10,000 रुपये के, एक झंडा। सो वी हैव विद दिस लो कॉस्ट कितना इम्पैक्ट जाएगा कि वो 10 वर्कर्स जो पता नहीं कितने सालों से कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनको एक रिकग्निशन मिल जाएगी। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ HRBP। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट एंगेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स नॉट ओनली कि आपने बहुत बड़ा इवेंट करा दिया, आपने एनुअल गेट टुगेदर करा दिया। यू गाइज मस्ट हैव एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा गेट टुगेदर कराने के बाद ही लोग निकल के कह रहे थे यार खाना मज़े का नहीं, साउंड नहीं सही आ रहा था, HR ने पैसे हैं यार, ये हमें इंक्रीमेंट में दे देते पैसे। आई हैव सीन दिस। आई नो एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ऑन देयर एनुअल डे, मिलियंस ऑफ रुपीज़, बट वो इंक्रीमेंट नहीं देंगे, वो इंक्रीमेंट 6% ही देंगे। एंड पीपल से दिस कि यार ये जो 7-8 मिलियन आपने लगा दिया है, मैंने भी आपसे कहा था गिव मी 1.5 मिलियन, मैं आपको 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा विद द प्रॉपर मॉडल। सो दिस इज़ वेयर HR कम्स इनटू प्ले। लो कॉस्ट, ये याद रखनी है आपने बात, 2 बातें आज आपने याद रखनी है। HR ऑपरेट्स इन द ग्रे एरिया एंड लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट। अब वो लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो आपने सोचना है। यू हैव टू क्रिएट अ लिंक। हमेशा कोई एक्टिविटी कराएं, ट्राई टू थिंक। इसलिए मैंने आपसे कहा कि HR कभी भी एक ऑप्शन के साथ नहीं जाता। मुझे अभी आपने भी पूछा और बहुत सारे मुझे कि रेजिस्टेंस आती है, तो यस आती है। द मोमेंट यू कम अप रेजिस्टेंस, यू प्रेजेंट द प्लान B। द मोमेंट यू से कि यार यहाँ पे काम नहीं हो रहा, यू कम अप विद द प्लान C। ओके, सो ऑलवेज गो टू योर बिजनेस हेड्स और योर प्लांट हेड्स और योर डिपार्टमेंट हेड्स और योर बिजनेस with at least 2 options। 2 options तो कम से कम लेके जानी। You don't exit the room with a shallow head, यार ओहो ये मेरे से होगा। आप 2 options प्रेजेंट करेंगे, हो सकता है दोनों आपकी पसंद ना आए, लेकिन एंड ऑफ द डे यू ट्राइड। और ऐसा बिल्कुल होता है कि जब आप 2 ऑप्शन प्रेजेंट करते हैं तो उनमें से एक तो ज़रूरी पसंद आ जाती है। सो कंसिडर वन ऑप्शन ऑन द हायर साइड, दूसरी थोड़ी लोअर साइड पे लेके जाएं, इट विल वर्क आउट। सो HR ऑपरेट्स इन अ एंड लो कॉस्ट, यस। तो आपकी आज की लर्निंग ये